जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान। पाकिस्तान के इस वक्त तमाम सियासी मसले आलमी मंजरनामे पर तो हैं ही हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के कटहरे में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अदालतों के फ़ैसले और उनका सियासी इम्पैक्ट अगर हम सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं अदालतें भी मुतनाज़ हो रही हैं। और साथ साथ जजेस के फ़ैसले और जजेस के रिमार्क्स पर को जब हम कंपेयर करते हैं तो परसेप्शन ये बिल्ट होता है कि कहीं ना कहीं अदलिया से भी सियासी लगाव की उनके फ़ैसलों से और रिमार्क्स से महक ज़रूर आती है। और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स और फैसलों से सामने आया, उसने ये बात वाज़े कर दी कि एक तफरीक सुप्रीम कोर्ट में भी पाई जाती है। दो सूबों की असम्बली जब तहलील हुई और उसके बाद कहा गया कि 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे, जो कि नहीं हो सके। अब इलेक्शन कब होंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो तरमीमी बिल है अदालती इस्लाहात का, उस पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यही इमरान खान साहब और यही तहरीक इंसाफ अदालती इस्लाहात की भी बात करते थे और इनको भी 100 मोटों पर एतराज़ होता था। लेकिन अब ये उनका मौक़िफ़ क्यों तब्दील हुआ है? लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी पैदा होता है कि जो टाइमिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ये बिल लाना, इसके पीछे हुकूमत के मकासद क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है माशी मसला, जिस पर हम नहीं बात करते, कोशिश करेंगे हम उस पर भी बात करें। और इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान मुझसे सीनियर रहनुमा डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब ने। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जमशेद चीमा साहब हैं। चीमा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर कानून एडवोकेट मियाँ दाऊद साहब हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले चीमा साहब आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। आप तो बहुत बड़े दाई हैं इंसाफ के भी, और आप अदालती रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं। 100 मोटों पर इमरान खान साहब को एतराज़ हुआ करता था, चीफ जस्टिस के अख्तियारात पे भी आप लोग बात किया करते थे। लेकिन अब अगर ये बिल पास हुआ है तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, सदर की जानिब से भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आ रहा। तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? क्या गलत क्या हुआ इस बिल के अंदर सर? आप कह लें कि मैंने बड़ी डिटेल से तो बिल को नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज, अभी तक जितनी भी चीजें हैं वो टेलर मेड हैं, यानी अपने आप को जो सूट करती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द वी कैन बी फोकस ऑन 2 पॉइंट्स। चीमा साहब, वी कैन बी फोकस ऑन 2 पॉइंट्स। एक तो 100 मोटो जो चीफ जस्टिस ले सकते थे उसको उन्होंने कंटेन किया, और दूसरा जो जज बेंच बनाने का अख्तियार था चीफ जस्टिस का वो भी खत्म किया। सर ये दो पॉइंट से बात कर लेते हैं। देखें, ये जो आप कह लें कि बड़ी जायज़ सी बात थी कि मैं समझता हूँ कि शायद ये काम इकट्ठा होना चाहिए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 2-3 बना दें, कमेटी बना दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर चीफ जस्टिस बना दें इस तरह, फिर नैब का चेयरमैन इस तरह बना दें, बाकी जगह भी इस तरह बना दें, तो फिर तो कोई इतराज़ नहीं है। फिर हम समझेंगे कि शायद ये कलेक्टिव विजडम की बात हो रही है या एक ओवरऑल एक रिफॉर्म्स हैं। अगर आपको एक जगह तकलीफ हुई है या आपकी मर्जी का काम नहीं हो रहा तो आप एक जगह वो बना देते हैं और दूसरी जगह बिल्कुल ही कह रहे हैं कि जिन्हें आप अदारों की इज्जत करो, अदारों बेशक लोगों को कपड़े उतार लें, दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेलर मेड या अकॉर्डिंग टू द नीड जिसे कहते हैं, जैसे दर्जी से कपड़े सिलाते हैं ना अपने बदन के हिसाब से, ये उस तरह की जो कानून साजी कभी भी किसी मुआशरे में हेल्प नहीं करती। सर कंफ्यूजन हो रही है चीमा साहब, मैं समझ नहीं पा रहा। आप नजरिया जरूरत की बात कर रहे हैं या वक्त की जरूरत की बात कर रहे हैं? मतलब ये जा किस तरफ रहा है मामला आपकी नजर में? मैं नजरिया जरूरत की बात कर रहा हूँ। नजरिया जरूरत के तहत मुस्लिम लीग नून की या PTM की गवर्नमेंट की जितनी भी इस वक्त तक एक्शन है, वो इलेक्शन डिले हों, इलेक्शन अर्ली हों, अपोजिशन पार्टी कौन सी है, हुकूमत क्या नाम है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी कैबिनेट की, ब्यूरोक्रेसी की, अपॉइंटमेंट्स की, आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट को या अदारों को किस तरह इस्तेमाल करना है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है नज़रिया ज़रूरत के तहत चल रही हैं कि आपने कहीं जमहूरियत का शायबा ना हो जाए, कहीं कोई जमहूरी कदर बच ना जाए, कहीं ला ना आ जाए, रूल ऑफ ला की कहीं जिक्र ना हो। जो आपकी ज़रूरत है कि आपके मुहाजिर ख़त्म हो जाएँ, आप बैड परफॉर्म करें, आप चोरी करें, आप चुकारी करें, अपने आप को NRO दें, फिर भी आप नहीं सर ये बात चीमा साहब अगर हम इस बिल पे बात करें तो कहीं ना कहीं मतलब इसको क्लियर कर दें ताकि मैं अगला सवाल फ्रेम कर सकूं अपने अगले पार्टिसिपेंट से कि कहीं ना कहीं फायदा तो हो रहा है ना। पहले चीफ जस्टिस साहब 100 मोटो ले लेते थे, उसके पास अपील का हक नहीं होता था, कहीं ना कहीं नुकसान भी होता था। बेंच बनते थे तो अपनी मर्जी से बना देते थे, देर शुड भी वहां कोई वो नहीं था, मेरिट नहीं था, कोई तरीकाकार नहीं था। अब अगर तरीकाकार वाजे हो रहा है तो एतराज किस बात पे है?
अदनान देखें, एक मिनट, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ सर। कि ये आप कह लें कि रिफॉर्म्स का जो नीड है, ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, वो तो हर जगह हर महकमे में है। मैं अगर कह रहा हूँ, मैं अगर रिफॉर्मिस्ट हूँ या मैं रिफॉर्म्स का दाई हूँ, तो मैं रिफॉर्म्स मांग रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो पहले से भी ज़्यादा बुरी करके तो मुझे वो कहेगा आप खुद तो कहते थे। ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये है कि रिफॉर्म्स हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए होती हैं। रिफॉर्म्स हमेशा आप कह लें कि एक स्टेप आगे होता है, प्रोग्रेस होती है, ठीक है, मुआशरे इंसानी फलाह के लिए होती हैं। रिफॉर्म्स आपको पीछे नहीं लेके जाती। तो ये जो रिफॉर्म्स हो रही हैं टेलर मेड, जिस तरह दर्जी से कपड़े सिलाए जा रहे हैं, ये नज़ीर ज़रूरत का आपने जिक्र किया, सर। ये आप कहते हैं कि हमारी जमहूरी कदरों को या इंसाफ के निज़ाम को पीछे लेके जा रही हैं। इंसाफ का लफ्ज़ गायब हो रहा है, या अदालत का जो पर्पस है, अदालत का पर्पस गायब हो रहा है, और पर्पस सर्व हो रहा है ऐसे लोगों का जो आप सो पॉइंट इज कि ये बिल जो है ये इंसाफ का बोलबाला नहीं करेगा, ये जाती मफाद के लिए ये बिल, ये इंसाफ का कत्ल करेगा। इंसाफ बिल्कुल गॉट द पॉइंट सर। चीमा साहब गॉट द पॉइंट। एक मिनट पहली बात कर लूं सर। पहली बात ये है कि रिसेंट अगर देखें तो ये जो वोट है, वोट आपका पहला आईनी हक है। जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी तरह आपका वोट का हक है। जो आइन या जो तरीक़ेकार, जो अदालत या जो असेंबली सर वोट के हक को डिनाई कर दे, उसमें से कोई नेक नीति तलाश करना, उस पे तो आता हूँ ना, ये वोट की उस पे आता हूँ सर, वोट पे आता हूँ, उसमें कोई अच्छाई तलाश करना, ये बड़ी अजीब सी बात है। वोट पे आता हूँ, वोट पे आता हूँ, नोटिस ले लें उन्होंने कौन सा गैर आईनी काम किया। और इसी तरह उसी तरह पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो कानूनसाजी कर लेती है। मैं आपकी टाइमिंग का जवाब दे रहा हूं। अगर पार्लियामेंट का इख्तियार आपने मानना है, उसकी टाइमिंग गलत है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उन दो जज साहबान, और खास करके उन दो जज साहबान की टाइमिंग जो है वो बिल्कुल गलत है, जिनकी आप तारीख उठाकर देख ले, फैसले उठाकर देख ले, तमाम फैसले जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में है और बाकी तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। तो उन जज साहबान की तरफ से यह इख्तियार इस्तेमाल करना जो है वो मुतनाज़ा था उसके ऊपर। और आप देख लें, आज मैं और आप और हम सारे चारों बंदे बैठ के जिस पॉइंट के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, जिस सियासी भौचाल के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, वो सियासी मियां साहब इसका ना मेरे पास जवाब बहुत अच्छा है मियां साहब, पर मसला यह है कि मैं जवाब दूंगा तो कंटेम्प्ट में चला जाऊंगा। आप पे कंटेम्प्ट नहीं लगनी ना, इसलिए नहीं लगती। आई कैन आप नहीं लगेगी ना, मेरे पे लग जाएगी ना सर, बचा लूंगा, डोंट वरी। वो तुसी मैनू खटेरे खड़ा कर लेना सर। चीमा साहब और नहीं, अदनान साहब नहीं लगन देते। चीमा साहब सर, कहीं ना कहीं वक्त की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स आने चाहिए, अदलिया में भी रिफॉर्म्स आने चाहिए, उससे तो आप इनकार नहीं करते। जहाँ तक रही बात इलेक्शन को डिले होने की, इस बिल से इलेक्शन को डिले किस तरह करेंगे ये लोग, जो बार बार आप लोग बात करते हैं? वो तो हो गए ना सर, वो तो ऑलरेडी हो गए। बेसिकली देखें, मैं कहता हूं कि इस वक्त लोगों का इशू जो है, ये तो एक ज़मीनी बात आई दरमियान में, एक नई चीज़ आ गई कि देखें, जब कभी भी कोई गवर्नमेंट ने बड़ी वारदात करनी होती है या बड़ी कोई नाकामी होती है, तो उसके दरमियान में गवर्नमेंट को ऐसा काम करती है कि कोई छापा मारती है, कोई गिरफ्तारी करती है, कोई बद तहजीबी करती है, कि जिक्र वो बद तहजीबी का ज़्यादा शुरू हो जाता है या कत्ल का ज़्यादा शुरू हो जाता है, और वो वारदात छुप जाती है। जब डॉलर महंगा हो, जब महंगाई ज़्यादा हो जाए, क्वार्टा 100 रुपये महंगा हो जाए, तो इस तरह की वारदात जो है, जब टैक्स नया लग जाए 200 अरब का, उसमें ये चीज़ आती है हमेशा। असल जो इशू इस वक्त चल रहा है वो तो इलेक्शन का डिले चल रहा है। इलेक्शन के डिले के दरमियान आप कह लें कि धमकियाँ दी जा रही थी चीफ जस्टिस को, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को, और फर्दर मतलब मखसूस जजेस के धमकियाँ दी जा रही थी। मुस्लिम लीग नून के वज़रा या उनके आप पहले पार्लियामेंटेरियन लगातार मैराथन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नहीं, वो तो की सकते नहीं चीमा साहब, वो तो की जो कॉल मुज़ाहिर नकवी साहब की लीक हुई थी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, धमकी कहाँ दी है? ना नून लीग वालों ने या वफाक ने उन पर एतराज़ किया सर, वो तो उनकी कॉल के बाद का मामला है ना सर। नहीं, मैं बेसिकली देखें, मुझे तो कॉल पे इतराज़ है कि जिन लोगों को हम तनख्वाह देते हैं कि जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, वो सारा दिन काले टेप करते हैं, या सियासतदान अगर किसी तो इमरान खान साहब ने कहा कि ISI का काम है कॉल रिकॉर्ड्स करना, उस पे तो आपके लीडर कह चुके ना, फॉरगेट इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड ना सर। अदनान छोड़ दो यार, मैं आपकी बात को मैं खड़े खड़े कह दूं, झूठ है, बात गलत बात है, बात कर रहे हैं। उनका कॉल रिकॉर्ड करना उनका तो दुनिया से सुन लें, इनका काम बॉर्डर से बाहर कॉल रिकॉर्ड करना है, मुल्क के अंदर नहीं है। मेरे बेडरूम में आना इनका काम नहीं है, ना आपके बेडरूम में जाना काम है। हम यहाँ बैठ के ना थोड़ा सा सच बोला करें कौम के साथ सर। वैसे सर यू शुड अप्रिशिएट कि मुज़ाहिर नकवी की जो कॉल लीक हुई तो पता लग गया कि जजेस क्या कर रहे हैं ना सर, कम से कम एक पहलू ये भी है तस्वीर का।
अदनान सुन लेना पहले, सर। हम इस मुल्क को रहने के काबिल रहने दें, हम इस मुल्क को इंसानों के रहने के काबिल रहने दें। और दूसरी बात यह है कि ये इख्तियार सारों को है कि मतलब आप कह लें कि मैं जजेस की भी रिकॉर्ड करूं, मैं जर्नलों के भी करूं, मैं सियासतदानों के भी करूं और सियासियों के भी करूं। सिर्फ एक ही बंदे के पास है कि या एक ही अदारे के पास है कि दूसरों की कॉल करे, ये दूसरों के पास इख्तियार नहीं है। और फिर मेरे पास स्टेट के रिसोर्सेज भी होने चाहिए ताकि मैं वो लगा के मैं को बंदे रखूं, उनको तनख्वाह मेरी सरकार से जाए और फिर मैं ये काम करूं। देखें, मैं कह रहा हूं कि ये जो ना जी अपना रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो, इस बात को तो हमें उस वक्त तक इसका जिक्र नहीं करना चाहिए शहबाज शरीफ को जब तक उसकी अपनी कॉल और यू कैन से जस्टिस क्यूम की कॉल उसका जिक्र पहले हो और हर कॉल का जिक्र उसके बाद होना चाहिए। जिसकी कॉल का अगर जिक्र हो तो शहबाज शरीफ की कॉल का जिक्र पहले होना चाहिए। आप ठीक है, बट अभी तो हम इस पे बात कर रहे हैं ना सर। दूसरी बात यह है कि मैं हर लॉजिक से पहले कॉल को कंडेम करूंगा, मैं हर लॉजिक से पहले वीडियो को कंडेम करूंगा, ऑडियो और वीडियो को पहले कंडेम करूंगा, बाकी बात मैं बाद में करूंगा। इस मुल्क में इस ऑडियो और वीडियो ने बहुत ब्लैकमेलिंग कर ली, इस ऑडियो और वीडियो ने बहुत गंद डाल दिया, इस ऑडियो और वीडियो ने कोई जस्टिस कयूम की कॉल रिकॉर्ड की हम उसको भी कंडेम करते हैं, जिसने मज़ाहिर नकवी की हम उसको भी कंडेम करते हैं सर। ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। डेफिनेटली मैं कहना कॉल रिकमेंड करने वाला कभी इस कौम का हीरो नहीं है, वो मुजरम होगा। कॉल रिकमेंड करने वाले को हम मुजरम के तौर पर लेंगे, हम उसे इंट्रूडर के तौर पर लेंगे, हम इंट्रीगर के तौर पर लेंगे, हम उसे हीरो के तौर पर ड्यूटी करने वाला। ये तो बॉर्डर के बाहर जाके करो, आपने को लड़की भेजनी है बाहर भेजो किसी के पास, वहां से जाके इन्फॉर्मेशन लेके आए, अपने मुल्क के लोगों के पास क्यों छोड़ देते हो भाई? ये कौन सा काम है? ये कौन सा करने वाला काम शुरू किया हुआ आपने? काउंटर इंटेलिजेंस एज वेल ना सर। आप ये कौन सी काउंटर इंटेलिजेंस है भाई? ये कौन सी काउंटर इंटेलिजेंस है? वहां बड़ी नेकी फैली हुई है और बाकी सर आपके दौरे हुकूमत में भी होती रही ना सर। आप अपने दौरे हुकूमत में बंद कर देते, इदारा आपके मतहत था, आपने उनको खुली छुट्टी दे दी और अपनी मीटिंग्स आप लॉन में करते रहे। तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था ना, देखे ना, एक मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स है, वो अपने ऑफिस में मीटिंग नहीं कर सकता, वो लॉन में बैठा है। तो मैं कैसे बात करूं? जो बात आप कर रहे हैं मैं उसको नहीं इंडोर्स कर सकता सर। जब आपका प्राइम मिनिस्टर आएगा, अपने ऑफिस में बैठ के मीटिंग करेगा, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। वो भाई वो सपोर्ट कर रहा था अपने ऑफिस में बैठ के, वजीर आज़म ऑफिस में बैठ के वो कॉल रिकॉर्ड करा रहा था इमरान खान। अदनान सुन लेना, पहली बात यह है कि मुझे उस प्राइम मिनिस्टर पे, वो मुस्लिम लीग नून का हो या पीपल्स पार्टी का हो, आपका था सर, इमरान खान साहब आपका थे सर। एक मिनट, मुझे तरस आता है उस प्राइम मिनिस्टर पे कि जिस बेचारे की कार रिकॉर्ड होती है, ठीक है, मुझे उस पर तरस आता है, ठीक है। और मुझे कार रिकॉर्ड करने वाले के साथ कभी नहीं खड़ा होना, कभी, वो किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, या रिकॉर्ड किसी की भी हो रही, मुझे कभी नहीं खड़ा। देखिए, इस मुआशरे में कुछ ना कुछ हम ठीक करना शुरू करें, हम अपने हीरो बदलें, हम अपने जो आदर्श हैं, जो एक्चुअल हैं, उन पे जाएं। दूसरी बात आपने बात की है कि यू कैन से कि जजेस की जो बात आपने की, मैं समझता हूं कि जजेस में जरूरी नहीं है कि सारे लोग मेरे हक के साथ चले या आप मेरे मुखालफ ही चले। यहाँ पे हमें जो जजेस मेरे मुखालफ हैं, मैं उनके बारे में बात करता रहूँ, जो इनके मुखालफ हैं या आप कह लें कि मर्जी के नहीं चलते, वो उनके चलते रहें, तो अल्टीमेटली यहाँ से किसी की भी बचेगी नहीं, यू कैन से इज्जत भी नहीं बचेगी और तौकीर भी नहीं बचेगी। और कोई जिसे कहते हैं ना, एक क्या हो सकता हूँ कहें कि आप कि उसके लिए कंसेंसस चाहिए। वेरी राइट सर, ठीक है, सही है। नहीं भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट की हद तक हमें ये जरूर करें, जहां से बुराई उठ रही है उसका जिक्र हम अगर कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते ना करें। देखें, जस्ट एक बात, आज मरियम बीबी की मैं बात सुन रहा था, और वो बार बार कहती हैं कि मेरा कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। कमरे का दरवाजा बाजवा साहब कहते हैं मैंने तोड़ा है। अगर कहते हैं, अगर मुस्लिम लीग नून नहीं कह सकती, नहीं कैसे चुप कर जाए यार? चीमा साहब बात सुने ना, एक साइड में खड़े हो जाए ना आप। इमरान सर बात सुने, नवाज शरीफ काम करे तो नवाज शरीफ गलत है और चीफ ठीक है, आपकी हुकूमत में काम हो तो चीफ गलत है, आप ठीक है। वो एक क्राइटेरिया सेट करें, मैं उस पर सवाल फ्रेम करूं ना सर। मैं आपसे, अगर मरियम का दरवाजा टूटा उस वक्त का चीफ गलत है, उस वक्त का चीफ गलत है, तो आज भी आप फिर शहबाज शरीफ को जिम्मेदार ना ठहराए ना सर, फिर आज भी चीफ को जिम्मेदार ठहराए। ये डबल स्टैंडर्ड है चीमा साहब। आप हुकूमत में है तो चीफ गलत है, आप हुकूमत से बाहर है तो हुकूमत गलत है। मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, बट योर लीडर इज नॉट, नहीं आपका लीडर भी इत्तेफाक करे ना। भट्टी साहब, जब सियासी मसले अदालतों में हल होंगे तो सियासतदान किस मुंह से बाहर आएगा? 2 मिनट देना मुझे भी। सर आप टाइम ओवर हो रहा है ना सर, टाइम ओवर हो रहा है, 8 मिनट तो बोल रहे हो सर। भट्टी साहब, ओवर टू यू। देखिए, मैं भी आपका पार्टिसिपेंट हूं, उम्मीद है कि आप मुझे बुला के भी थोड़ा सा टाइम दें। चीमा साहब के जज्बात बड़े काबिल सताइश भी हैं और चीमा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़ी अच्छी विजडम की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये अपने लीडरशिप को भी कहें,
मैं ये नहीं कहता कि कहाँ पे गलती है कहाँ पे नहीं गलती। मुझे आप पहली बात बता दें कि पार्लियामेंट का काम अगर कानून साजी नहीं है तो आप मुझे बता दें कि पार्लियामेंट का काम क्या है। पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, उसने कानून साजी करनी है। हम तो उस वक्त भी कानून साजी अब कर भी नहीं सकते। देखें मेरी अर्ज़, देखें ना, छोटे मोटे कानून साजी की बात कर रहा हूँ। देखें हमने तो 2014 में भी उस वक्त भी पार्लियामेंट का काम जारी रखा जब यहाँ पे धरना और पार्लियामेंट की दीवार तोड़ी जा रही थी, हमने तो उस वक्त से जारी रखा हुआ। अगर इस नज़रिए को लें कि ये मुल्क में अफरा तफरी है तो 2014 से 2023 हो गया, ये तकरीबन आपके 9 साल हो गए हैं, इसमें कोई भी हम काम ना करें। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बड़ा अफसोस लगता है कि जब एस्टैब्लिशमेंट चीमा साहब के साथ थी, जब पीटीआई के साथ थी, तो उसके हर कदम को आप एक पेज कहते थे, आप उनकी जो वो काले रिकॉर्ड होती थी ISI उसको भी आप जायज़ करार देते थे और आप इस सारे काम को कहते थे बिल्कुल जी ठीक है। और जब आपकी और उनका कोई इख्तलाफ हो गया या आपके इतने सिस्टम में चले गए कि उनको बेएतबारी हो गई, तो मैं तो आपको कुछ नहीं कहूँगा, वही बाजवा साहब थे जिन्होंने इनको इक़्तिदार दिलाया। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये आप भी मानते हैं वो भी मानते हैं। तो ये एक जो हाइब्रिड रजीम बना, तो इसमें जब ये इससे सेपरेट हुए तो अब ये उन्हीं लोगों पे तनकीद कर रहे हैं जिन लोगों के साथ मिलके इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को नायल किया, मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ से हमारी हुकूमत को ख़त्म किया और इस चलता हंसता पसता मुल्क जो है खुशहाल मुल्क, उसको इन्होंने डिस्टेबलाइज़ किया और अभी तक कर रहे हैं। मेरे भाई आप ऐसा करें कि एक वक्त में सारे इदारे बैठें, आप भी बैठें और इसका एक कोई अच्छा सलूशन निकालें। हम और आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पे फ़र्ज़ नहीं है कि हमारा लीडर अगर गलत करता है तो हम हर वक्त टीवी टॉक शोज़ में भी उसकी बजाय इसके कि हम कोई लॉजिक वाली बात करें, कोई दलील से बात करें, हम यही बातें करते रहें कि नहीं जी हमारे लीडर ने ये कहा था। भाई ठीक है, आपको टिकट भी अल्लाह करेगा मिल जाएगा, आपकी इज्जत भी होगी पार्टी में, लेकिन चीज़ें जो हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब इसको किसको नहीं पता कि ये जो बिल है, ये बिल किसी लिहाज से ना अदलिया के ख़िलाफ़ है ना अवाम के ख़िलाफ़ है। और ये तो यानी कि जो एक बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही थी, चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम हुए उसके तो खिलाफ है नहीं ना भाई, मेरी बात सुन लें। देखिए वन मैन शो या किसी भी पर्सन के पास, मैं समझता हूँ बेशक वो प्राइम मिनिस्टर हो, मैं इसमें उसके कैबिनेट पे होना चाहिए। मियां साहब ब्रेक पे जो है 2 कमेंट कीजिए। एक तो बार बार ये कहा जा रहा है, ऑफ कोर्स मुझे भी एक लेमैन के तौर पे यही समझ आता है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद या कंट्रोल करने की कोशिश होगी इस बिल के। तो मैं इस बिल की मुखालफत नहीं कर रहा, जो एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है। एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा। दूसरा, ये बिल अगर असेंबली और सेनेट से पास होकर सदर के पास जाएगा तो सदर के पास क्या अख्तियारात है सर? मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में ये असूल तय कर चुकी है कि किसी फर्द वाहद को लामहदूद किस्म के इख्तियारात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो पार्लियामेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट और उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद अमल दरामद भी कर रही है और वो फैसला जो है वो अदलिया के अलावा पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर, वजीर आजम के ऊपर, वज़राए आला के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। और अगर कोई वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका सख्त नोटिस लेती है। अगर अब पार्लियामेंट ने वही असूल वापस सुप्रीम कोर्ट का कानून सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर लागू करके ये कह दिया है कि सर आपके इख्तियारात जो हैं वो लामहदूद नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें शफाफियत आनी चाहिए ताकि आपकी और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत जो है, साख जो है, उसके ऊपर तनकीद का रास्ता बंद हो सके, तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई दूसरी राय है या इसको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। और दूसरी बात कि असेंबली ने और सेनेट ने अगर इस बिल को मंजूर करके सदर को भेज दिया तो सदर का इख्तियार है, वो इसको मंजूर भी कर सकते हैं, वो इसको वापस भेज सकते हैं। अगर वापस भेजेंगे दोबारा से अच्छा, उसका तरीकाकार, उसका कानूनी तरीकाकार यह है कि उसका दोबारा जायजा लेने के बाद जो पार्लिमानी कमेटी होगी वो वापस उसको सदर को भेजेगी और फिर उसको मंजूर तस्वुर किया जाएगा। तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सदर मुमलिकत जो है इसमें कोई रुकावट पैदा करके कोई बड़ा तीर नहीं मार सकते। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसने मंजूर होना ही होना है। बात सिर्फ ये है कि हमें इस बात का मुतालबा करना चाहिए, मुझे, आपको, मेरे भाई जमशेद चीमा साहब को, जुल्फकार भट्टी साहब को, ये तो सियासतदान है,
इनके हकूक की बात करनी चाहिए हम सबको कि ये ताकतवर हों, ये पार्लियामेंट में जाएं तो ये ताकतवर हों, इनको जजेस की मोहताजी का जो है वो मोहताजी ना काटनी पड़े। कल को अब देखें कि जिस मुतनाज़ा तरीके से 2016 से लेके 17 से लेके आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान फैसले कर रहे हैं, वो चाहे आगे जमात कोई भी हो, वो उन सियासतदानों के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हैजान बरपा हुआ है। अगर हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जज साहबान जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें तो मुझे और आपको एतराज क्या हो सकता है? हम सबका ये मुतालबा है कि पाकिस्तान की अदलिया को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान की अदलिया, क्यों चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके हमायती इस बात पर डटे हुए हैं कि नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लामहदूद इख्तियार होने चाहिए? भाई क्यों होने चाहिए? जवाब दें इस बात का, आपको क्यों होने चाहिए ये लामहदूद इख्तियारात? जब वजीर आजम को नहीं है, जब आर्मी चीफ को नहीं है, जब वज़राए आला को नहीं है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को क्यों ये इख्तियारात होने चाहिए? वेरी राइट सर। ये सादा सी बात है। एक ब्रेक है, ब्रेक पे जाने से पहले एक ब्रेकिंग ये है कि काजी फायज ईसा की सरबराही में कमेटी ने फैसला किया है कि जितने ज़ेर समात केसेस है आज खुद नोटिस पे उन पर समात जो है वो रोक दी गई है जब तक रूल्स नहीं बना दिए। ब्रेक है, ब्रेक के बाद इलेक्शन पे बात करेंगे। वेलकम बैक। चीमा साहब, असम्बलियों से इस्तीफे और उसके बाद 2 सूबाई असम्बलियां तहलील करना एक सियासी फैसला तो था, उसके बाद अब जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो सिचुएशन बनी है, क्या आपको लगता नहीं कि वो दोनों फैसले आपके गलत थे सर? नहीं, देखें, आपने फैसला करना होता है नॉर्मल हालात को देख के। आप थोड़ी सी प्रोविजन रखते हैं, जल्जले की रखते हैं, आप सैलाब की मकान बनाते हुए प्रोविजन रखते हैं, आप चोरी की भी थोड़ी बहुत रखते हैं, लेकिन इतनी नहीं रखते कि आपकी दीवारें 8 फुट ऊंची हो तो फिर भी कोई क्रॉस कर जाएगा। आप इतनी नहीं रखते कि जनाब वो दिन दिहाड़े को गन्ने लेके आ जाएगा, तो आप इतने अंदर रखें कि बाहर से डाकू आएंगे तो फिर वो ऐसे। सो लिमिटेड चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली आप कह लें कि हमने कानून को मद्देनजर रख के, तो कभी आपने देखा है कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट हो और इंटरिम गवर्नमेंट फ्रीक बन जाए? कभी आपने देखा है कि वो आईजी फैसला करे, अपने लोगों को कहे कि जाके दुश्मन को किस तरह मारना ठीक है और दुश्मन वापस ना जाए, वाइप आउट कर दो? आप ये कह रहे हैं कि मिस कैलकुलेट हो गया आपसे? नहीं, मिस कैलकुलेशन तो डेफिनेटली मिस कैलकुलेशन। देखें ना, आप इस 23 करोड़ के मुल्क में जो रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं कि आपकी ये कैलकुलेशन है कि इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क में अदालत है, इस मुल्क में पुलिस है, इस मुल्क में पंचायत है, ठीक है, ये कैलकुलेशन है। इन कैलकुलेशन की बुनियाद पे इस मुल्क में मियाँ साहब जैसे वकील हैं, इस मुल्क में भट्टी साहब जैसे अपना जो लॉ के कस्टोडियन या लॉ मेकर हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। तो इन कैलकुलेशन के तहत रहते हैं आप। उन कैलकुलेशन आप सारी आप कह लें कि वो सारे के सारे अदारे काम करना छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट काम करना छोड़ दे, उनके ऊपर इतना प्रेशर आ जाए, आप कह लें कि आप ये जो मीडिया है, मीडिया का गला दबा दिया जाए, मीडिया वाले अंदर हो जाए, नंगे हो जाए, पैंटी लग जाए, उनको मार दिया जाए, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन नहीं है, किसी जमहूरी दौर में इस तरह की कैलकुलेशन होती नहीं है। सो आप अभी सर मीडिया आपकी बात कर रहा है, अदालतें आपके केस सुन रही हैं। अदनान देखें, ये ना ब्लेम, मैं पहले बात कंप्लीट कर लूं, ब्लेम द विक्टिम जो है ना, ये मुआशरे में हमारे में है कि जो विक्टिम हो जाए उस पर ब्लेम कर दे कि तेनों पता ना लगा, तेनों समझ ना आई उस वक्त, तेरे घर चोरी हो गई, ठीक है, तुम्हें तेरा मुलाजिम चोरी करके ले गया, तुम्हें समझ नहीं लगी, ठीक है, वो डाकू आ गया, आपको पता नहीं था। भाई डाकुओं का तो नहीं लोगों को पता होता, डाकू तो कैलकुलेटेड नहीं होते। सो बेसिकली आप कह लें कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में किसी जमहूरी दौर में कभी नहीं हुआ, और स्पेशली इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि हमें ये जो है ना पार्टी की तफरीक से हट के, अगर इस मुल्क को 23 करोड़ लोगों के मुल्क को बचाना है, इसकी सालमियत को बरकरार रखना है, तो यहाँ अल बदर और अल शम्स जैसी तंजीमें बना के तो अकलियत को अक्सरियत के ऊपर इम्पोज करके तो हम नहीं चला सकते। इस मुल्क के पीछे बैठ के कोई हुक्म और चलाए और दूसरों को आप कह ले के बंदे मार के इस वक्त लाहौर में मिसिंग पर्सन की बड़ी वजह मिसिंग पर्सन हो जाए, वजीर आज़म साबिक वजीर आज़म की गाड़ी से बंदा उठा के ले जाएगा सफेद कपड़ों में, सफेद कपड़ों में लोगों ने हथकड़ियां पकड़ी हुई हों, तो इस तरह का बदतरीन दौर जो है, इस तरह का आप कह ले कि बेशर्म जो एक एक्ट है या जिसकी भट्टी साहब बदतरीन दौर कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, ना उसकी कभी दुआ करनी चाहिए, ना कभी उससे कंप्रोमाइज करना चाहिए किसी को।
सर वेरी भट्ट साहब, बदतरीन दौर एक तरफ, दूसरी तरफ आपकी गवर्नमेंट है सर, इलेक्शन ना करवा के, इलेक्शन करवाने को फैसिलिटेट तो आपने करना था ना सर, आपकी हुकूमत थी, आप नहीं कर सके फैसिलिटेट, और मुल्क के अंदर सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम खान साहब को तो कसूरवार ठहराते हैं, बट यू आर द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी आती है सर। मैं देखें, मैं तो शो में कोई ऐसी इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन चीमा साहब ने कर लो, हाँ नहीं चीमा साहब भाई हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मेरी ये सोच है, देखें आप, हम भी पढ़े लिखे लोग भी अगर ऐसी चीज़ों में, मैं एक तो ये बताऊं कि आवाम आप इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, कि लोग तंग आ गए हैं, जो हमारी लड़ाई रोज़मर्रा की लड़ाई है, ना भी हो, बट मेरा तो मैं उस तरफ भी आता हूँ। मैं एक छोटी सी बात करूँ कि अगर मैं ये समझता हूँ कि जिस दौर में हमारे साथ 2017 से वही गेम शुरू हुई जो अब इनके साथ शुरू है, मैं बड़े खुलम ये बात करूँगा, तो आप बदले और मेरे नहीं मेरी बात सुने ना। देखिए, मैं आई वॉज आल्सो द विक्टिम, आपको भी पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं 3 साल 8 महीने धक्के खाता रहा हूँ। मैं आपको अभी वो थोड़ी देर पहले, मैं ये आपको बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऑडियो वीडियो बड़ी गलत है, तो मैं आपको ऑन ओथ बताता हूँ कि मेरा तो वहाँ सोशल मीडिया पे भी चली और भी चली। मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में, घर के अपने टीवी लॉज में, अपनी मेरी पोती हुई और मेरी पहली पोती की पहली सालगिरह थी, तो मैं अपनी मिसेज़ और अपनी बहू और अपने बेटों के अलावा मेरी फैमिली में कोई वहाँ था भी नहीं, तो वहाँ मैं अपनी मिसेज़ के साथ, हमारा जैसे घर में होता है एक छोटा सा इवेंट था, तो उस इवेंट को भी हाईजैक किया गया, और हाईजैक करके वहाँ पे सोशल मीडिया पे ये चढ़ाया गया कि जनाब डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी MNA is sitting with a girlfriend and dancing with the girlfriend and enjoying with your wife. I am with my wife enjoying with the girlfriend। ये सब किसने किया? और देखें, यही मैं इनको बता रहा हूँ ना कि अब जो हमारे उस पे PTI के सोशल मीडिया ने, मैं इनको रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ चीमा साहब को, उस सोशल मीडिया ने मेरे ख्याल में एक दिन में लाखों की वहाँ पे ये सारे ट्वीट किए, ये ट्वीट किया, तो अब हम भाई किसका गिला करें? छोड़े इस बात को। मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, हमें इस टसल की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें देखें, बल्दियात के ये इलेक्शन है पंजाब और सरहद के, और मरकज़ के हो रहे हैं अक्टूबर में। भाई हम आपस में बैठें और बैठ के एक सियासी जमातें जो होती हैं वो अवाम की नुमाइंदा होती हैं, और अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट सुप्रीम है। बाकी इदारों में भी ताबी ही इस्लाहत हो सकती हैं अगर पार्लियामेंट मजबूत हो। तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट बेशक इनके पास हो, पार्लियामेंट बेशक हमारे पास हो, पार्लियामेंट किसी और के पास हो, पार्लियामेंट की मजबूती एक बड़ी मेन चीज़ है। हमें आपस में बैठना चाहिए, और ये 2-3 महीनों से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। और चीमा साहब, आपकी क़यादत को भी ये समझना चाहिए कि जितने हालात आपकी मेहरबानी से ख़राब हुए हैं, और जितना आप IMF से एक मुआहदा कर गए हैं, उस पर जब हम अमल करेंगे तो 2-3 महीने में हालात ठीक नहीं होते। आप बेफिक्र हो जाएं कि आपको सिर्फ ये खदशा है कि ये हालात ठीक हो गए तो इनका वोट बैंक हमारा कम ना हो जाए, या इनका बढ़ ना जाए। तो आप तसल्ली रखें, 2-3 महीनों की बात है, 2-3 महीनों की बात है, इलेक्शन इकट्ठे होने दे, नहीं तो अदरवाइज एक दूसरे के इलेक्शन तस्लीम नहीं लोग करेंगे। मियां साहब, इंटरम सेटअप होता है 90 दिन के लिए, 90 दिन के बाद उसका आईनी स्टेटस क्या होगा? एक तो इस पर भी बहुत डिबेट हो रही है, फैसले के बाद वो बात भी सामने आ जाएगी। एक तो अपना लीगल ओपिनियन उस पर दीजिएगा, और दूसरा क्या इलेक्शन के लिए भी जो अदालतों का सहारा लिया जा रहा है वो किस हद तक दुरुस्त होगा? क्योंकि फैसला जो मर्जी आ जाए, कहीं ना कहीं अदालतों के फैसलों पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग जरूर होनी है, और उसमें भी फिर अदालतें जो हैं वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराई जाएंगी। सर अदनान भाई, मैं इस बात का कायल हूँ और ये समझता हूँ कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का सियासतदान जो है वो हल निकाल सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर तहरीक इंसाफ के जो बानी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, असद कैसर साहब को आगे लगाएं, परवेज़ खटक साहब को आगे लगाएं, यास्मीन राशिद साहबा को आगे लगाएं, जो तहरीक इंसाफ के पुराने लोग हैं उनको आगे लगाएं, वो जाके मुज़ाकरात करें, बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात करें, तो हुकूमत के साथ कोई ना कोई विन विन पोजीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो निकल आएगी, अदालतें जो है वो बीच में से निकल जाएंगी। लेकिन जब आप देखें कि तहरीक इंसाफ के वो लोग
जो पूरे पाकिस्तान में से गली मोहल्ले से चुनकर गंदगी लोटों की शक्ल में तहरीक इंसाफ के साथ शामिल की गई थी, वो लोग तहरीक इंसाफ का मसला नहीं हल होने दे रहे, जिसकी वजह से तनाव का शिकार है। वरना तो ये 2+2 मेरा और आपका मामला है। मैं और जमशेद चीमा साहब अगर एक तनाजे के ऊपर आपस में बैठे और बात करना किसी पॉइंट को लेकर बैठेंगे तो हम दोनों किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जो वो लोग होंगे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट तहरीक इंसाफ में भी है, जो लोटे हैं, जो दूसरी सियासी जमातों में चले जाते हैं, वहां पर जाके लोटाइज्म करते हैं, वहां से फिर आगे चलते हैं पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, वहां लोटाइज्म करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये मामला जो है वो सियासतदानों के जरिए हल हों। मेरा इस बात में यकीन है कि आज भी जो तहरीक इंसाफ के पुराने दरीना सियासी लोग हैं वो अगर इस मामलात के ऊपर बैठ के हल निकालेंगे तो हल निकलना चाहिए। मैं इस बात के हमेशा से सख्त नाकद रहा हूं कि अदलिया को सियासी मामलात के अंदर, इंतजामी मामलात के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत जो है वो नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके कि सियासतदान बार बार दरख्वास्तें लेके अदालत के सामने जाएं, अदालत को जो है वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करके ये बात कहनी चाहिए कि हम आपके मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, आप जाएं जाके अपने पार्लियामेंट के अंदर अपने मामलात जो है वो रिजॉल्व करें। और ये 1-2 दफा इस तरह अगर हुआ तो ये सियासतदान पार्लियामेंट में बैठ के अपने मसाइल जो है वो हल करना शुरू कर देंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी अदलिया के ऊपर जो तनकीद होती है उसका सिलसिला रुक जाएगा और अदलिया जो है वो मुतराजा नहीं होगी। दूसरा आपका जो सवाल था केयर सेटअप का, जी कर लें, कंप्लीट कर लें मियां साहब, कर लें। मैं ये समझता हूं कि अगर वो 90 दिन से आगे जाता है तो वो कंटिन्यू करेगा। अच्छा करेगा। भट्टी साहब कमेंट करते हैं, फिर मैं चीमा साहब रिमार्क्स। नहीं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। जैसे मियां साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं आपको एक इसी जो अभी मैंने आपको पहला वाक़या सुनाया तो उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ गलत किस्म की वो तस्वीर चढ़ाई गई तो मैंने अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे, वो हमारे भाई हैं, आमिर सुल्तान चीमा PTI से MNA जो हो रहे हैं आपके हल्के वाले जिनका हमारा आपस में कम्पीट, तो मैंने उनको टेलीफोन कॉल की। मैंने उन्हें कहा चीमा साहब देखें, हमें एक दूसरे की पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिए। तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करूँगा कि हाँ दोनों भाइयों ने हमने इत्तेफाक कर लिया। वो हालांकि हम एक हल्के से आपस के पॉलिटिकल मुखालिफ थे। हमने कहा कि जी आपने सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद करें, एक दूसरे के खिलाफ हमें अच्छे तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन करनी चाहिए। तो उसके बाद आज तक मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज तक ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से, हम हर जगह पे जहाँ भी मिलते हैं एक दूसरे को सलाम करते हैं और हमारा एक अच्छी बात है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को मिलना चाहिए। कोर्ट में है सर, कहीं वक्त इससे पहले के ज्यादा गुजर जाए, आपको बैठकर बातचीत को कंटिन्यू करना होगा। दूसरा जो लोटाइज्म की बात कर रहे थे, कहीं मामला शायद आपकी पार्टी में कुछ लोग खुद भी खराब करना चाहते हैं टू स्टे इन द लाइमलाइट सर। नहीं देखें, फ्रैंकली मैं बताऊं, ये लोटाइज्म पर पता नहीं कहाँ जिक्र आ गया। पार्टी में आप कह लें कि लीड वही लोग कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनका ट्राइड एंड टेस्टेड है पार्टी में। वो आप खट्टक साहब का नाम, फवाद चौधरी साहब का किधर से तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक आ गया सर? चीमा साहब, फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक किधर से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक? शाह महमूद कुरैशी का तहरीक इंसाफ से किधर से ताल्लुक आ गया? ऐसे तो ना करें आप, वो कैसे लीड कर रहे हैं? असद उमर की आप बात करें तो मैं तस्लीम करता हूँ। असद कैसे वो उनकी पार्टी का अपना निजाम है, हमें उससे गरज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इकट्ठा बैठना चाहिए। फैसला ना करें ना, हमारी पार्टी के बारे में आप फैसला ना करें ना, हमारी पार्टी का फैसला हमें करना चाहिए। अच्छा, सो आप कह लें कि यू कैन से कि बाहर से एंगल डिफरेंट नजर आ सकता है, डिफरेंट हो सकती है आपकी ओपिनियन की कदर करते हैं हम। लेकिन बेसिकली आप कह लें कि मैं मुस्लिम लीग नून के बारे में बाहर बैठ के फैसला करूं तो वो, या आप कह लें राय तो मैं दे सकता हूं लेकिन फैसला करूं तो ठीक नहीं है। तो मेरी पार्टी के बारे में भी फैसला मेरे चेयरमैन ने करना है या उस फैसले को एक्सेप्ट मैंने करना है। जो मेरी पार्टी का नहीं है उसने एक्सेप्ट भी नहीं करना और उसका उस तरह वेटेज भी नहीं होगी बात की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इतना आप कह लें कि हकीकत पर मबनी भी नहीं होगा। दूसरी इसमें बात देखें, बैठने के यहाँ पे हो रहा है कि कोई चोर था ना, चोर जा रहा था, वो चोरी करके भागा तो पीछे गाँव वाले घर वाले लग गए उसके। वो करीब आए तो उसने सोचा कि मैं कोई इनको धोखा दूं, तो उसने कहा जी, उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी तो उनको शक पड़ा कि ये बंदा चोर यही है और करीब नजर नहीं आ रहा, यही चोर हो सकता है नमाजी। अच्छा, तो वो साथ पास खड़े हुए कि निकलता है ये नमाज बंद करता है तो हम इसको पकड़ते हैं या पूछते हैं या तफ्तीश करते हैं। तो उसने फटाफट जो रकातें थी खत्म करके खड़ा होकर उसने कहा 100 रकात नमाज पढ़ानी। ये जो इलेक्शन डिले करना है, ये 100 रकात नमाज वाला काम हो रहा है। ये 100 रकात नमाज अगर किसी बंदे ने नियती है
तो उसको मैं समझाना शुरू करूं कि आए सर, वो तो चोरी करके भागा हुआ है, चोरी करके भागे हुए को मैं मतलब आप कह रहे हैं कि उसे कोई सेंसिटिव तो करूं इस बात इस तरह की कोई चोरी तो फिर चोरी तो चीमा साहब आरटीएस जब बंद करके 2018 में तहरीक इंसाफ को लाया गया, चोरी तो वहां से हुई है। अगर हमने चोरी की बात करनी है तो फिर 2018 से शुरू करते हैं। मुझे जरा मियां साहब आपका ये हक ही नहीं है यार, आप तो न्यूट्रल है, आपका ये हक ही नहीं, प्लीज प्लीज रुके जरा, ये मुझे बड़ी आपने सारे हक में से न्यूट्रल से छीन लिए हैं। चीमा साहब बस करो, और मियां साहब को तो रहने दो, कोई इख्तियार है। आप नए आए टॉक शो में ना करें सर। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि वो 100 रकात नमाज जो है ना नियत के, उसका हल को नहीं होता। मैं समझता हूँ कि बात ठीक कर रहे हैं, असूली तौर पर बात मियां साहब की भी ठीक है, भट्टी साहब की भी ठीक है, लेकिन 100 रकात नमाज का इलाज को नहीं होता। यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे इशू ये है, भट्टी साहब हल बता रहे हैं सर 100 रकात का। मैं हल बताना चाह रहा हूँ। और अदालत इसलिए आई है कि यहाँ पे आइन जो है एब्रोगेट हो रहा है, आइन वायोलेट जहाँ होगा वहां पे अदालत का मामला बन जाता है, वो पंचायत नहीं रहती, वो सियासत सिर्फ नहीं रहती, वहां पे आईनी सर मामला अदालत आई वाया आज खुद नोटिस, सर आज खुद नोटिस आई अदालत ना सर, यही तो मियां साहब कह रहे थे। देखिए आज खुद नोटिस जो है ना, आज खुद नोटिस जो है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बड़ा मिस यूज हुआ है जस्टिस इफ्तिखार और जस्टिस साकिब निसार के दौर में। ओवरऑल तो आप कह लें कि ये जो बंदियाल साहब, मैं सलाम पेश करता हूँ चीमा साहब को इस बात के ऊपर, साकिब निसार के बारे में जो कमाल से नहीं देखिए, मैं यहाँ सच बोलने के लिए बैठा हूँ, मैं सच बोलने के लिए सच्ची बात करनी चाहिए, वो अच्छी बात है जमशेद भाई। जल्दी से सर 20 सेकंड दे दो भट्टी साहब। मैं सिर्फ 1 मिनट की बात करना चाहूँगा। मैं एक अर्ज करूँ कि चीमा साहब की अपनी हुकूमत में जाती इदारे थे ना पंजाब के, उनको तोड़ा गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इनको बहाल करो, तो वो बहाल ना हुए, तो वो सुप्रीम कोर्ट का उसी वक्त बात मान लेते, वो भी एक आइन का हिस्सा थे। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों को। नाज़रीन ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।